ITI नगर की इस खास पेशकश मिशन एग्ज़ाम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपको मालूम ही है हमारे ITI नगर पर मिशन एग्ज़ाम चला हुआ है, जो कि आपकी जो मार्च में परीक्षा हो रही है उसकी प्रिपरेशन को लेकर चला हुआ है। और आपको साथ ही ये भी मालूम है कि जो हमारा 15, 16, 17, 18, 19 में एग्ज़ाम हुआ है उनमें केवल मिशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों से ही पूछा गया है। आप भली भांति इससे अवगत हैं, ठीक है। और हमने आपको सॉल्यूशन भी दिए हैं 15 मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और अपने पेपर को सरल बनाने के लिए, अच्छा पेपर देने के लिए मिशन एग्ज़ाम को फॉलो करो। उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं केवल उसमें से ही आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा ME 08 हुआ था उसमें कराया था हमने आपको प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन। और आज हमारा ME 09 में होने वाला है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वैद्युतिक मापक यंत्र। इस पर आधारित हम आपको आज 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाले, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। देखिए, संकेतक हमारा जो पॉइंटर होता है उसको कहता है कि शून्य से उसे स्थानांतरित करना है तो कौन से बल की आवश्यकता होती है। हम आपको पहले बल बता देते हैं कितने होते हैं। देखिए, ये हमारा पॉइंटर होता है, देखा होगा आपने, सुई होती है, किसी भी मापक यंत्र में सुई होती है, उसको बोलते हैं संकेतक, इंग्लिश में बोल देते हैं पॉइंटर, ठीक है ना। तो उसको बोलता है कि ये यहाँ पे 0 है, वो बोलते हैं कि मुझे स्थानांतरित करना है तो कौन से बल की आवश्यकता पड़ेगी। वो पड़ता है हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की या बल की आवश्यकता होती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स की हमें आवश्यकता होती है। और अब देखिए, इसने 0 से, ये हमारा पॉइंटर है, 0 से इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, इसने डिफ्लेक्टिंग फोर्स ने कर दिया। वो 0 से इसको अनंत ले जाएगा, जहाँ पे भी इसकी रीडिंग खत्म होगी ऐसे मिला देगा। लेकिन हमें जो हमारा मीटर है, वो मापक यंत्र है, वो हमें 10 एम्पियर दिखाना चाह रहा है, तो वो कैसे दिखाएगा। अब वो तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स तो उसको ऐसे ले गया। अब उस पर दूसरा फोर्स कार्य करता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स की विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी वो उसको ऐसे खींचेगा, तो तभी तो वो कंट्रोल हो पाएगा, तभी तो 10 पे आ पाएगा। तो जो सा इसकी विपरीत अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स ने हमारा पॉइंटर ऐसे ले गया और कंट्रोलिंग फोर्स हमारा ऐसे ले आया। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, यहाँ पे ये कंपन करते हैं, ऐसे कंपन करते हैं। क्यों? डिफ्लेक्टिंग फोर्स इधर लगा रहा है और कंट्रोलिंग फोर्स इधर लगा रहा है, तो यहाँ पे कंपन देखने को मिलते हैं। तो इस कंपन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा फोर्स यूज करते हैं, वो करते हैं हम डैम्पिंग फोर्स। कौन सा करते हैं? डैम्पिंग फोर्स करते हैं, जिसे बोलते हैं दोलन को कंट्रोल करने वाला बल। तो यहाँ पे पूछा है संकेतक को पॉइंटर, जो पॉइंटर हमारा, उसे शून्य से स्थानांतरित करना है, यानी शून्य से इधर ले जाना है, तो कौन सा फोर्स काम करेगा? डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी विक्षेपण बल। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, जो दिया है विचलन बल भी बोल देते हैं इसको। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसका राइट आंसर बनता है। राइट आंसर है इसका बी, सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। देखिए, बल तो हो गए हमारे 3, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ जो हमारा कंट्रोलिंग फोर्स होता है, इसमें 3 सिस्टम होते हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के उपकरणों में। एक तो होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम, तीसरा होता है थ्रेड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जो हमारा ग्रेविटी होता है, दूसरे नंबर पे पूछा है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ, यानी ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में पूछा है कि जो हम उसे यूज करेंगे वो कौन सी स्थिति में यूज करेंगे, किसी भी स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, झुकी हुई स्थिति में, या क्षैतिज स्थिति में। ये पूछ रहे हैं, या तो ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी खड़ी स्थिति में, या झुकी में, या क्षैतिज में। तो देखिए, आप थोड़ा माइंड लगाओ, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण कंट्रोल सिस्टम है, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम है, ग्रेविटी हमेशा हमारा नीचे की तरफ काम करता है ना।
अगर मैं उसको झुका दूँ या लिटा दूँ तो कंट्रोल वो कैसे करेगा, नीचे जाएगा उसका वेट, नीचे जाने के कारण उसमें और भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स बन जाएगा, कंट्रोल कैसे हो पाएगा। तो उसे हमेशा जो हमारी ऊर्ध्वाधर स्थिति है, वर्टिकल स्थिति है, उसमें यूज़ करना चाहिए। देखिए डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये डायग्राम होता है हमारा ग्रेविटी फोर्स सिस्टम का। इसमें देखिए नीचे वेट रख रहता है, तो वेट तो तभी काम करेगा ना जब वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगा। अगर लेट जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स और बढ़ जाएगा उसमें। अगर वो वर्टिकल में होगा तभी वो कंट्रोलिंग फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स के विपरीत कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, वर्टिकल पोजीशन में हमारा उपकरण होना चाहिए जिसमें ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पैमाने का नाम क्या है। देखिए इस स्केल का नाम बताना है क्या है। रैखिक पैमाना यानी लीनियर, मोटे पैमाने पर विस्तारित पैमाना, गैर रेखीय पैमाना। देखिए अगर होता लीनियर पैमाना तो वो इसमें देखिए पैमाने में देखो क्या है, 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, यानी समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है असमान से। देखिए पहले 0 से 2 हुआ, 2 से 5 3 का अंतर आ गया, फिर 5 से 10 हुआ 5 का अंतर आ गया, 5 से 15 हुआ 5 का आ गया, 15 से 20 हुआ फिर 5 का आ गया अंतर। अब देखो 20 से 30 हुआ 10 का अंतर आ गया, 30 से कितना हुआ 50, कितना आ गया 20 का अंतर आ गया। तो यानी समान अंतर नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हो, नॉन लीनियर। अगर होता लीनियर तो समान अंतर होता 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8 से 10 ऐसा होता, और इसमें असमान है तो ये कौन सा होगा, हमारा नॉन लीनियर स्केल होगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। देखिए जो इंस्ट्रूमेंट की कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कोई मापक यंत्र है, वो गलत रीडिंग दे रहा है तो उसमें कौन सी त्रुटि बोलेंगे हम उसको, उसकी तो त्रुटि होगी ना, वो इंस्ट्रूमेंट की तो त्रुटि होगी, जो उपकरण है उसकी तो त्रुटि होगी वो। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, उपकरण त्रुटि। ना ही वो मानव त्रुटि होगी, ना ही प्रभाव त्रुटि, ना ही स्विचिंग त्रुटि होगी, वो होगी उपकरण की त्रुटि। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 166 में 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देख कहता है 1 ओम से 1 ओम को मापना है और 1 ओम से नीचे नापना है, तो कौन से ओम मीटर का यूज करेंगे, वहां पे यूज करते हैं शंट टाइप ओम मीटर का। किसका यूज करते हैं, शंट टाइप ओम मीटर का। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो शंट टाइप ओम मीटर है उसमें जो शंट प्रतिरोध यूज होता है वो क्यों यूज किया जाता है। वो यूज इसलिए किया जाता है जो पॉइंटर होता है वो उसे शून्य स्थिति में समायोजित कर सके, इसलिए शंट प्रतिरोध का यूज करते हैं। तो आपकी इसमें जो डीसी सर्किट वाला चैप्टर था उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से ओम मीटर का यूज करेंगे हम, वो करेंगे शंट टाइप ओम मीटर का यूज करेंगे अगर हमें 1 ओम या 1 ओम से नीचे का प्रतिरोध मापना है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 67 में उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है। उन्नत मेगा ओम यानी एडवांस्ड मेगा ओम मीटर में पूछा है जो तीसरा सिरा होता है वो क्यों यूज किया जाता है। देखिए हमने बताया आपको कंट्रोलिंग फोर्स को कंट्रोल करने के लिए 3 सिस्टम की यूज होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, आपका ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम और थ्रेड कंट्रोल सिस्टम। अब डैम्पिंग फोर्स है जो हमारा, उसे कंट्रोल करने के लिए डैम्पिंग मतलब जो दोलन होते हैं उसमें पॉइंटर में, इन दोनों फोर्स के कारण उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी हमारी कितनी सिस्टम यूज होते हैं, 3 सिस्टम यूज होते हैं। डैम्पिंग जो हमारे दोलन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 3 सिस्टम यूज होते हैं। पहला कौन सा हमारा, पहला है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, दूसरा हमारा लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम और तीसरा है हमारा एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। ये होता है, ये तीनों सिस्टम यूज होते हैं जहाँ पे हमें दोलन ना चाहे, दोलन को कम करने के लिए इन तीनों सिस्टम का यूज होता है। और जो पूछा है कि जो हमारे एडवांस्ड ओम मीटर है उसमें जो तीसरा सिरा है वो क्यों यूज किया जाता है, वो यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे डैम्पिंग है, दोलन है, वो हमें ठीक कर सके, उनको दोलनों को ठीक कर सके, इसलिए तीसरा जो सिरा होता है उसका यूज करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। देखिए ये संट प्रतिरोध वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपका 16 मार्च में, ये 16 मार्च में आ चुका है। इसका जो सामग्री होती है ये हमारी मैग्नीन, जो ऑप्शन डी में दिया है मैग्नीन, राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। देखिए अब हमारे दो खास तौर पर मीटर होते हैं, उपकरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, दूसरा होता है हमारा मूविंग आयरन कोयल यानी MIC मूविंग आयरन कोयल। इसमें हमारी मैग्नेट की सहायता से कोयल घूमती है और इसमें हमारी क्या होती है, इसमें लोहे का टुकड़ा होता है वो घूमता है, ये याद रखना। ये हमारा ओनली DC के लिए यूज होता है और ये हमारा AC और DC दोनों के लिए यूज होता है। अब पूछा है कि जो PMMC है परमानेंट मैग्नेट कोयल है, चल कुंडली मीटर में पैमाना एक समान क्यों होता है, ये पूछ रहा है। अब याद रखना कि जो PMMC होता है इसमें तो होती है लीनियर स्केल और इसमें होती है हमारी नॉन लीनियर। मतलब पीछे क्वेश्चन आया था हमारा एक, पूछा था पैमाना कौन सा, वो हमारा नॉन लीनियर था। तो ये पूछ रहा है इसमें जो लीनियर स्केल यूज हो रही है, समान स्केल यूज हो रही है, वो क्यों हो रही है। इसमें इसलिए होती है कि जो हमारा टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, वो समानुपाती होता है I के, यानी जितना हमारा बलागुण यानी 2 न्यूटन मीटर का है तो उतनी ही धारा वो दिखाएगा, वो 2 एम्पियर की ही धारा दिखाएगा। अगर 4 न्यूटन मीटर का हमारा बलागुण है तो 4 एम्पियर की धारा दिखाएगा। इसलिए हमारा वो लीनियर स्केल में होता है, यानी समान डिफरेंस के साथ में वो स्केल होती है। और दूसरा हमारा मूविंग आयरन कोयल, उसमें AC DC पर काम करता है, उसमें कौन सी होती है, नॉन लीनियर स्केल, यानी असमान जो हमारा उसमें डिफरेंस होता है वो असमान रहता है। 2 हो गया, 2 के बाद में 6 हो गया, 6 के बाद में 10 हो गया। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है I² के। याद रखना ये दोनों बातें। PMMC में जो हमारा परमानेंट मूविंग कोयल है, मैग्नेटिक मूविंग कोयल है, उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो I के समानुपाती होता है। और MIC में मूविंग आयरन कोयल में हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो I के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए इसमें नॉन लीनियर यूज होती है स्केल और इसमें लीनियर स्केल यूज होती है, याद रखना। तो यहाँ पे पूछा है चल कुंडली यानी मूविंग कोयल में पूछा है कौन सी समान पैमाना क्यों यूज होता है। तो राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन बी, विचलन बलागुण धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमने बताया विचलन बल यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क I के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे पूछता मूविंग आयरन में एक असमान स्केल क्यों यूज होती है, नॉन लीनियर स्केल क्यों यूज होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनता विचलन बलागुण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए लेकिन यहाँ पे पूछा है PMMC में लीनियर स्केल क्यों यूज होती है, वो इसलिए यूज होती है धारा के समानुपाती होती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है। देखिए ऊर्जा मीटर आप जानते हैं क्या होता है, जानते होगे एनर्जी मीटर, जो आपके घर के बाहर लगा रहता है, जिसमें आप देखते हैं कि हमारी कितनी यूनिट आ गई, कितनी बिजली हमने खर्च की है, वो हमारा ऊर्जा मापी यानी एनर्जी मीटर होता है, वो हमारी एनर्जी को मापता है। तो पूछा है कि उसमें डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है। देखिए आप उसमें आपका जो मीटर है उसमें 1-2 महीना आप उसमें लोड न दो और फिर 1-2 महीने के बाद में देखना आपकी फिर भी कुछ ना कुछ यूनिट बनकर आएगी। वो क्यों आती है, जो उसके अंदर एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, तो वो डिस्क फिर भी घूमती रहती है, उसको बोलते हैं हम क्रीपिंग दोष। डिस्क का बिना लोड के घूमना कौन सा दोष है, क्रीपिंग दोष है। और इसका निवारण ये होता है कि हम उस प्लेट में डिस्क है जो हमारी, उसमें हम 2 छिद्र कर देते हैं, यहाँ पे आमने सामने 2 छिद्र कर देते हैं, उससे जो क्रीपिंग दोष होते हैं, क्रीपिंग दोष होते हैं वो कम हो जाता है। पूरा तो खत्म नहीं हो पाता, लेकिन जो हमारी कंपनी है जो एनर्जी मीटर बना रही है वो तो चाहती है कि पूरा खत्म हो जाए,
ताकि क्रीपिंग दोष ना आए। तो लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाता, कुछ कम हो जाता है ये छिद्र करने से। तो जो वो बिना लोड के घूमती रहती है वो होता है क्रीपिंग दोष। क्वेश्चन में ये पूछा है ऊर्जा मीटर डिस्क के बिना किसी लोड के लगातार घूमती है, कौन सी त्रुटि होती है? वो होती है हमारी क्रीपिंग दोष, जो ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीटी मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा धारा को मापने में काम आता है। और करंट ट्रांसफॉर्मर अगर हम इसका टाइप देखा जाए, ये होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में आता है ये। सीटी एंड पीटी। पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज नापने का काम आता है, और सीटी होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, जो धारा मापने का काम आते हैं। आप देखोगे कि जो विभाजन देखोगे, वर्गीकृत देखोगे ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर वाले चैप्टर में देखना, वहाँ पे वर्गीकृत होता है 5 प्रकार से। एक होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट पावर के आधार पर, कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कमर्शियल आधार पर, और एक होता है बेस्ड ऑन लोकेशन, वो वहाँ पे बात करेंगे। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं सीटी एंड पीटी। यहाँ पे पूछा है सीटी की अगर जो द्वितीयक है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको खोल दे तो क्या होगा? तो हमें देखने को मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 172 में शंट प्रकार ओम मीटर में जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? देखिए मैंने बताया था आपको, अभी पीछे आया था कि 1 ओम या 1 ओम से नीचे हमें प्रतिरोध मापना है तो कौन सा ओम मीटर यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं शंट टाइप ओम मीटर का। मैंने बताया था शंट टाइप ओम मीटर में शंट प्रतिरोध क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं जो हमारा संकेतक है उसे शून्य स्थिति में समायोजित कर सके। तो यहाँ पे पूछा है कि जो शंट प्रकार ओम मीटर में परिवर्ती प्रतिरोध जुड़ा रहता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन डी। पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए हम उसका यूज करते हैं प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए मैंने बताया था कि जो कंट्रोलिंग फोर्स को कंट्रोल करने वाले सिस्टम होते हैं वो 3 बताए थे। कंट्रोलिंग सिस्टम, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम, सॉरी पहला था स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल, तीसरा था हमारा थ्रेड यानी धागे से। तो जो पूछा है कि जो हमारा होता है स्प्रिंग कंट्रोलिंग सिस्टम में पूछा है कि जो स्प्रिंग होता है वो कौन से पदार्थ का बना होता है, कौन सी सामग्री का बना होता है? वो होता है हमारा फास्फर ब्रोंज का बना होता है। जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, फास्फर ब्रोंज का स्प्रिंग बना होता है जो हमारी स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली होती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? जो हमारा सिंगल फेज ऊर्जा मीटर है उसका पूछा है कि कौन से प्रभाव पर काम करता है? वो उसमें प्रभाव, प्रेरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, स्थिर विद्युत प्रभाव। देखिए वो करता है ना तो रासायनिक प्रभाव पर करता है, ना स्थिर विद्युत प्रभाव पर करता है, ना ही उसमें तो उसमें हो ही नहीं रही उत्पन्न, वो करता है केवल प्रेरण प्रभाव पर, इंडक्शन प्रभाव पर काम करता है हमारा एनर्जी मीटर जो सिंगल फेज होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द्रव्य घर्षण भिगोना का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? देखिए ये क्या है, द्रव्य घर्षण भिगोना, ये हमारा ये वाला है लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। तो ये पूछा है कि जौन से भी उपकरण में यूज हो रहा है तो उसे हम कौन सी स्थिति में रख कर यूज करेंगे उस उपकरण को। अब लिक्विड है, सिंपल सी बात है, वो वर्टिकल होगा तभी तो थमेगा लिक्विड, पहले तो यही बात सोच लो। अगर उसको लेटा दो तो लिक्विड ही बाहर भाग जाएगा, उसका मतलब हमारा जो डैम्पिंग है, जो उसके दोलन है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो अगर हम उसको सीधी रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखेंगे तो तब हमारा लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम हमारा यूज करेगा। तो यही पूछा है कि कौन सी स्थिति में रखे, उसको रखना चाहिए हमें केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मीटर का नाम क्या है? देखिए मीटर को पहचाने और नाम बताना है क्या है। इसका नाम है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्या है? डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। इसमें मल्टी रेंज का मतलब हम कितनी भी रेंज का माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? देखिए एकीकृत उपकरण का उदाहरण पूछा है। अब ये एकीकृत है क्या? एकीकृत को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग। अब जो हमारे ये होते हैं, एक मिनट इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए इंटीग्रेटिंग पूछा ना,
देखिए जो हमारे उपकरण हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होते हैं, केवल वो संकेत करते हैं किसी भी उसका, चाहे हमारा वोल्टेज हो, प्रतिरोध हो या एम्पियर हो, किसी भी उस पैरामीटर का वो उपस्थिति दर्शाता है कि यहाँ पर ये उपस्थित है, वो होता है हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी में आते हैं हमारे तीन प्रकार के। पहला है हमारा इंटीग्रेटिंग, ठीक है, दूसरा हमारा रिकॉर्डिंग और तीसरा हमारा इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग में क्या होता है कि वो उसकी उपस्थिति को दर्शाता है, ये होता है केवल, मतलब वो इंडिकेट करता है हमको। और दूसरा होता है हमारा रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग में क्या आएगा हमारा वोल्टमीटर, दूसरा एमीटर, ये इसके उदाहरण है। और रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि वो रिकॉर्ड करेगा, उदाहरण क्या होगा, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर या रिकॉर्डिंग एमीटर, ये इसका उदाहरण होगा। अब इंटीग्रेटिंग क्या है, इंटीग्रेटिंग इन दोनों का मिक्सचर है, यानी वो इंडिकेट भी करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं। उसका उदाहरण क्या बनता है हमारा एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मापी मीटर। इंडिकेटिंग आ गया समझ में, जो उसकी उपस्थिति को दर्शाता है किसी भी पैरामीटर को, और रिकॉर्डिंग होता है हमारा जो रिकॉर्ड करता है उसको, और इंटीग्रेटिंग इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी इंडिकेट भी करता है और रिकॉर्ड भी करता है। तो इसमें पूछा है जो एकीकृत का है, जो हमारा इंटीग्रेटिंग है उसका उदाहरण कौन सा है, जो ऑप्शन बी में दिया है, सॉरी सी में, ऊर्जा मापी मीटर, सी हमारा क्या है इंटीग्रेटिंग का उदाहरण है। और जो ए में दिया है, ए हमारा है एसी वोल्ट मीटर, ये हमारा कहीं में आएगा इंटीग्रेटिंग में आएगा, यानी इंडिकेट कर रहा है, इंटीग्रेटिंग में आएगा। और बी में दिया है एसी वोल्ट मीटर, वो भी हमारा इंडिकेटिंग में आएगा। और एनर्जी मीटर हमारा किस में आएगा, इंटीग्रेटिंग, जो क्वेश्चन पूछा है। और डी दिया है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये आता है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में, इसको आप छोड़िए, आपके ये कोर्स में नहीं है, बस याद रखिए जो हमारा स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर होता है ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो यहाँ पे पूछा है इंटीग्रेटिंग का उदाहरण, वो होता है ऑप्शन सी ऊर्जा मीटर यानी एनर्जी मीटर, राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि एक जो हमारे बिना लोड के ऊर्जा मापी की डिस्क होती है वो घूमती रहती है, वो दोष कहलाता था हमारा क्रीपिंग दोष। लेकिन पूछा कि उसको हम कैसे, उसका निवारण क्या है, उसको कैसे कम कर सकते हैं क्रीपिंग दोष को। बताया था मैंने, जो डिस्क है हमारी उसमें छिद्र कर देना आमने सामने। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसका कौन सा सही बनता है, ऑप्शन डी, डिस्क पर दो छिद्र ड्रिल व्यास के विपरीत कर देते हैं, यानी आमने सामने विपरीत व्यास के कर देते हैं, इससे हमारा जो क्रीपिंग दोष होता है वो कम हो जाता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्रीपिंग दोष क्या होता है, बिना लोड के डिस्क का घूमना ऊर्जा मापी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 में पूछा है चल लोह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। देखिए पहले क्वेश्चन आया था हमारा, जो हमारा PMMC है उसकी लीनियर स्केल क्यों होती है। हमने बताया था जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो I के समानुपाती होता है। अब पूछा है MI में यानी मूविंग आयरन में नॉन लीनियर स्केल क्यों होती है। नॉन लीनियर स्केल क्यों यूज होती है, वो इसलिए यूज होती है क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इसमें वो होता है धारा के वर्ग के समानुपाती। मतलब ये अगर हमारा 2 न्यूटन मीटर है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो हमारा धारा कितना दिखाएगा, 4 एम्पियर दिखाएगा। तो इसलिए नॉन लीनियर स्केल यूज होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। राइट आंसर क्या बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 180 में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण पूछा है, अगर हम माप रहे हैं तो उसमें जो त्रुटि देखने को मिलती है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो कौन सी त्रुटि देखने को मिलती है। ऑप्शन ए में दिया है डिवाइस त्रुटि, बी में दिया है मानव त्रुटि, सी में दिया है प्रभाव त्रुटि और डी में दिया है स्विचिंग त्रुटि। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण हो रही है त्रुटि, यानी प्रभाव के कारण त्रुटि हो रही है, तो वो कौन सी त्रुटि होगी, प्रभाव त्रुटि होगी, क्योंकि वो किसी प्रभाव से त्रुटि हुई है। वो कौन सी त्रुटि होगी, प्रभाव त्रुटि। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किस प्रकार का वाट मीटर है। देखिए ये क्वेश्चन आपके 15 मार्च में पूछ लिया गया है, शायद 16 मार्च में भी पूछा गया है, यानी आपके एग्जाम में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछा है किस प्रकार का वाट मीटर है। देखिए वाट मीटर का एक टाइप है, पूछा है कौन सा है। इसमें आप देखिए 3 फेस दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, 3 फेस है, 3 तार है, तो यानी 3 फेस हुए। अब इसमें देखिए 2 कुंडली दिख रही है, एक इधर एक उधर, कितनी है, 2 कुंडली है ना, तो यानी ये 2 एलिमेंट हमारे, 2 अवयव है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं अब। 3 अवयव 4 तार, देख 4 ना तो इसमें तार है ना ही 3 एलिमेंट है। और बी में दिया है 2 अवयव 3 कला, यानी 3 फेज, हाँ 2 एलिमेंट है इसमें और 3 फेज है। और सी में दिया है 3 अवयव 3 चरण तो है इसमें, लेकिन 3 अवयव नहीं है। डी में दिया है 3 चरण 2 अवयव, नो, इसमें हमारे 2 अवयव यानी 2 एलिमेंट है और 3 फेज है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 182 में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। एयर फ्रिक्शन पूछा है कि जो हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम का यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं, याद रखना, यानी डैम्पिंग को जो हमारे दोलन है उनको नियंत्रण करने के लिए एयर यानी वायु फ्रिक्शन का, वायु घर्षण डैम्पिंग सिस्टम का यूज किस में होता है, वो होता है मूविंग आयरन में। किस में होता है, मूविंग आयरन में। और दूसरा जो हमारा एडी होता है, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, वो किस में होता है, पीएमएमसी में, यानी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल में। याद रखना ये दोनों, ये और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। मूविंग आयरन इसमें लोहे का टुकड़ा मूव करता है और इसमें हमारी कोयल मूव करती है। तो जो इसमें एमआई में यूज होता है यानी मूविंग आयरन में होता है वो होता है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, और पीएमएमसी में होता है एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। इसमें पूछा है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण किसके लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है हमारा मूविंग आयरन यानी चल लोह उपकरण में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। यानी जो उदासीन है, न्यूट्रल है, वो किसके साथ, जो ऊर्जा मापी जो हमारा एनर्जी मीटर है वो कौन से एनर्जी मीटर में हमारे न्यूट्रल काम करते हैं। देखिए 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल की हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी हमें सिंगल फेज में होती है। सिंगल फेज में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर है उसमें ही हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। जो हमारा 3 फेज एनर्जी मीटर होता है उसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है। तो ये पूछा कि न्यूट्रल की कौन से एनर्जी मीटर में आवश्यकता होती है, तो वो होती है हमारी सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, एकल चरण एकल अवयव वाले ऊर्जा मापी मीटर में यूज होता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आवर्ती मीटर का प्रकार क्या है। देखिए इस मीटर को पहचानिए, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है। पूछा है कौन सा प्रकार है, ये हमारा है यांत्रिक अनुनाद प्रकार, जो ऑप्शन डी में दिया है यांत्रिक अनुनाद प्रकार यानी मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछा है। राइट, ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है पहले, यानी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो होती है हमारी ओम अपॉन वोल्ट। याद रखना ओम अपॉन वोल्ट होती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छिद्र क्यों प्रदान किए जाते हैं। देखिए ये एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो किस में यूज होती है, ऊर्जा मीटर में यानी एनर्जी मीटर में होती है। और पूछा जो ये 2 छिद्र हम इसमें करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा क्रिपिंग दोष होते हैं उसको कम कर सके। और क्रिपिंग दोष क्या होते हैं, बिना लोड के वो घूमती है, तो क्रिपिंग दोष को कम करने के लिए इन 2 छिद्रों का हम इसमें करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, रेंगने की त्रुटि यानी क्रिपिंग दोष को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 में कहा है यंत्र का नाम क्या है। देखिए ये यंत्र है आपकी स्क्रीन पर, जो इसका नाम बताना है। नाम तो है इसका स्पर्श गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। लेकिन कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, इसको रखा गया है एब्सोल्यूट उपकरण में, जो ऑप्शन ए में दिया है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। चल कुंडली यानी मूविंग कोयल यानी मैग्नेटिक मूविंग कोयल में पूछा है डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। अरे कोई भी हो उसमें, हमारा कोई भी उपकरण हो, चाहे मूविंग कोयल हो चाहे आयरन मूविंग हो,
तो उसमें डैम्पिंग टॉर्क क्यों यूज करते हैं, जो डैम्पिंग बल है वो क्यों यूज करते हैं, वो हम इसलिए यूज करते हैं, एक बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अगर पूछ ले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों यूज करते हैं, उसको शून्य से स्थानांतरित करने के लिए। और कंट्रोलिंग बल क्यों यूज करते हैं, उसको उसे कंट्रोल करने के लिए। और डैम्पिंग क्यों करते हैं, जो उसमें कंपन हो रही है, दोलन हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम डैम्पिंग बल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है डैम्पिंग बल को क्यों यूज करते हैं, वो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 189, चल कुंडली उपकरण को नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है। देखें जो हमारी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक हम नरम क्रोड का लोहा यूज करते हैं, लोहे का टुकड़ा यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं कि ताकि वो समान चुंबकीय क्षेत्र को फैला सके। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 में कहा है मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का पूछा है, किस पैरामीटर के कारण लोडिंग प्रभाव होता है, वो होता है अगर उसकी कम सेंसिटिविटी है, कम संवेदनशीलता है तो लोडिंग प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्र का प्रकार क्या है, मतलब जो ये यंत्र प्रकार दिया है ये कौन सा है, ये है तो हमारा मूविंग आयरन कोयल। अब मूविंग आयरन कोयल भी दो प्रकार के होते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टाइप। रिपल्सन टाइप तो होता है आपकी स्क्रीन पर है जो ये हमारा रिपल्सन है, यानी प्रत्याकर्षण सिद्धांत पर काम करता है ये। और जो आपके क्वेश्चन में पूछा है ये हमारा आकर्षण टाइप यानी अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन कोयल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, आकर्षण प्रकार चल लोह है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 में पूछा है मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए, यानी मोटर के आरपीएम मापनी है तो कौन सा उपकरण यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टैकोमीटर। होता है हमारा एक टैकोमीटर, स्क्रीन पर देख लीजिए ये होता है हमारा टैकोमीटर। ये हम यूज करते हैं मोटर के आरपीएम को मापने के लिए, रोटेटिंग पर मिनट को मापने के लिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया है चल लोह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें। देखिए चल लोह यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की पहचान करनी है, कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है ना। और जो हमारा पीएमएमसी है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोयल है, ये किस पर काम करता है, ओनली डीसी पर। अब आपको पता ही है कि जितने भी हमारे अप्लायंसेज है या हमारे जितने भी उपकरण है डीसी से चलने वाले, उन पर हमेशा आपको प्लस माइनस अंकित मिलेगा नहीं मिलेगा कि इधर ये प्लस है ये इधर माइनस है। तो वहां से आपको पहचान कर लेनी है कि ये डीसी पर चलने वाला उपकरण या अप्लायंसेज है। और अगर प्लस माइनस हुआ तो पहचान लेना जो उपकरण है वो हमारा परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोयल है। अगर प्लस माइनस कुछ भी ना मिले, आपको उस पर कुछ भी ना अंकित हो, तो कौन सा होगा, वो होगा हमारा मूविंग आयरन, क्योंकि वो एसी डीसी दोनों पर काम करते हैं। तो यही पूछा है कि हमें मूविंग आयरन कोयल की पहचान करनी है, तो हमें क्या पहचान होगी उसकी, उस पर कोई भी संकेत अंकित नहीं होगा, जो ऑप्शन ए में दिया है कोई सिरा अंकन नहीं होगा, यानी प्लस माइनस नहीं दर्शाएगा उस पर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। अगर पूछ लेता कि हमें करनी है मैग्नेटिक मूविंग कोयल की पहचान, तो हम क्या कहते हैं कि उस पर प्लस माइनस अंकित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 में पूछा है एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। देखिए पीछे अभी क्वेश्चन आया था स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर यानी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वो किस कैटेगरी में था हमारा, वो था हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में। वही पूछा है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है। देखिए एमीटर हमारा किसका है, इंडिकेटिंग का, वोल्ट मीटर भी इंडिकेटिंग का, और एनर्जी मीटर हमारा इंटीग्रेटिंग का है। लेकिन जो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा किसका है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 में पूछा है कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। वही बात है कि जो संकेतक है, पॉइंटर है, उसकी गति को पैदा करता है, कौन सा बल होता है, वो होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स। कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो ये राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी विचलन बल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 में कहा है एकीकृत उपकरण का क्या कार्य होता है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटिंग, जो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उसे इंडिकेट भी करते हैं। तो देख लेते हैं
ऑप्शन ए में दिया है मात्रा प्रदर्शित करता है, बी में दिया है मात्रा का संकेत देता है, सी में दिया है मात्रा को दर्ज करता है और डी में दिया है मात्रा को मापता है। वो मात्रा को दर्ज करता है यानी रिकॉर्ड करता है। इंटीग्रेटिंग, राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से कार्य करता है। वही दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम है, वो कौन सी स्थिति में यूज करता है। गुरुत्वाकर्षण हमारा सीधा नीचे लगेगा ना, तो जब वो वर्टिकल स्थिति में होगा तभी तो कार्य करेगा अच्छे से, तो उसकी स्थिति होनी चाहिए ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी वर्टिकल पोजीशन। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 पूछा है एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, पहले ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है और ये पूछा है कि एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को माप सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए जो शक्ति है हमें इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के मीटर द्वारा माप सकते हैं। करंट हम एमीटर से मापते हैं, वोल्टेज हम किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से, रेजिस्टेंस हम ओम मीटर से मापते हैं, लेकिन जो पावर मापते हैं वो मापते हैं इलेक्ट्रोडायनामो टाइप उपकरण से। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 199 में कहा है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपकरण एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करते हैं। एनालॉग देखिए एक होता है हमारा एनालॉग, एक होता है हमारा डिजिटल। एनालॉग में हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क तीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर है उसे हमें डिफ्लेक्ट भी करना होता है, कंट्रोल भी करना होता है, डैम्पिंग कंट्रोल भी करना पड़ता है। लेकिन एनालॉग जो हमारा डिजिटल होता है उसमें केवल डिजिट आती है, उसमें पॉइंटर नहीं होता। तो एनालॉग पूछा है जिसमें हमारा पॉइंटर होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता लानी है। हमें अधिकतम सटीकता हम कैसे ला सकते हैं, वो ला सकते हैं हम ऑप्शन ए में दिया कम इनपुट प्रतिबाधा रखे, बी में दिया उच्च आगत प्रतिबाधा रखे, सी में दिया है छोटी कनेक्टिंग लोड का उपयोग करें, डी में दिया है सही मंदन प्रणाली प्रदान करें। तो जो ऑप्शन बी में दिया है ना कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस, उसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई रखेंगे तो वो सटीकता देगा, जो हमारा एनालॉग उपकरण है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो प्यारे दर्शकों यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो हमारा आज का था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना और बीच में इनमें 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ लिए गए हैं। अगर आपको एग्जाम के सॉल्यूशन चाहिए तो 15 मार्च का सॉल्यूशन हमने दे रखा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम ये आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से हमने आपको समझाया होगा। अगर अच्छे से समझाया और आपकी अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दें, कमेंट कर दे, इससे हमारा मनोबल बनता है और हम आपके लिए आगे अच्छे से अच्छा लेक्चर लाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दर्शकों अगर आज आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनका पेपर आसान बनाने के लिए वीडियो को उन तक शेयर करें। और ऐसे ही अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाने के लिए, अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।